शुक्रिया सचिव आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्र इस पूरी राइजिंग समिट का सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पहाड़ की शांत फिजाओं में सियासत माहौल को गर्माती है या गर्म करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ राजकुमार जी जो कि विधायक हैं वो हैं, और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन दीप्ति रावत जी हैं, जो तमाम बहसों को, सियासी बहसों को गर्मा गर्म कर देती हैं। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग पौड़ी के मंच पर। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि राइजिंग पौड़ी ये अपने आप में सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पौड़ी को और इस गढ़वाल मंडल की जो तमाम खूबियां हैं, तमाम प्रतिभाएं हैं, उनको प्रदर्शित करने का एक मंच है। जो न्यूज 18 ने इस बार अभिनव तरीके का ये प्रयोग किया है, ताकि हम सिर्फ सियासत की बात न करें, हम सिर्फ प्रतिभाओं की बात करें, हम सांस्कृतिक सौंदर्य की बात करें, हम पहाड़ के पर्यटन की बात करें। और ये बीड़ा इस बार न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने उठाया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, आप दोनों लोग ये बताएं। मैं अनुपम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। दूसरा, मैं न्यूज 18 की तरफ से आपको ये कहूंगी कि राइजिंग पौड़ी जो आपने विषय लिया है, मुझे लगता है कि हमेशा हम जब विषय लेते हैं तो हम स्टेट की बात करते हैं, जब हम नेशनल चैनल्स पे देखते हैं तो केवल हम दिल्ली के ज्यादा खबरों को देखते हैं और आसपास की कुछ कुछ महानगरों की देखते हैं। लेकिन जब हम ऐसे मुख्यालय पे आते हैं, हम जिला मुख्यालय पे आते हैं, तो हम यहाँ के बेसिक इश्यूज को देखते हैं। तो आपने और पूरे चैनल ने इस प्रयास को किया, आपने पौड़ी के बारे में जानने की, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की समस्याएं, हर चीज जानने की कोशिश करी चैनल के जरिए, और लोगों तक उस बात को पहुंचाने की जो ये कोशिश है, मुहिम है, मुझे लगता है उसके लिए आपको बहुत बहुत मैं साधुवाद देती हूँ आपको। राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे इस पहल के बारे में? जी, मैं आपका और आपके चैनल न्यूज 18 का जो है बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल आपके द्वारा की गई कि राइजिंग पौड़ी अपने आप में जो भी नाम है वो तो है, लेकिन आपने इसको राइजिंग पौड़ी के नाम से हाईलाइट किया है, सबके बीच में रखा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े सोचने का विषय है कि आपने बहुत अच्छा इसको प्रदर्शित किया है। और सब हम लोग आज पौड़ी की जनता टकटकी लगाकर जो है आपका चैनल देख रहे होंगे कि इसमें कौन से विषय आप उठा रहे हैं और कौन सी बातें हैं पौड़ी के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। दीप्ति जी, आप और राजकुमार जी से सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पौड़ी को गढ़वाल का दिल कहा जाता है और बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का दिल तो पौड़ी है, लेकिन राजनीतिक दलों का या राजनीतिक नेताओं का जो दिल है वो इस पौड़ी में ही बसता है। इसके कई उदाहरण हैं, कई मुख्यमंत्री यहाँ से गए, कैबिनेट में कई मंत्री यहाँ से गए। तो पौड़ी जो है अपने आप में राजनीतिक पृष्ठभूमि के लिहाज से काफी भारी भरकम रहा है, ऐसा आप मानते हैं? जी, निश्चित रूप से मानते हैं कि वास्तव में आज पौड़ी जो है विश्व पे भारी है, भारत पे भारी है। पूरे भारत को चलाने वाले यहाँ के अपने सीडीएस बिपिन रावत जी यहीं से थे। अभी जो वर्तमान में चौहान जी वो भी यहीं से हैं। और रॉ मटेरियल के उसके जो सीडीएस थे वो धसमाना जी वो भी पौड़ी से थे। और भारत के जो प्रधानमंत्री के साथ में हमारे पौड़ी के सांसद आदरणीय हमारे अनिल बलून जी भी यहाँ से पौड़ी से हैं। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चलाने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे पौड़ी से हैं। तो पौड़ी जो है वास्तव में अपने आप में तो बहुत जैसे आपने कहा कि ये देवभूमि है। और यहाँ से गढ़वाल का जो द्वार है, बद्रीनाथ केदारनाथ का यहाँ से जो द्वार खुलता है, तो वास्तव में ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है पौड़ी। और इसको हम किस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, हम सब लोगों का कर्तव्य। तो आप भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते होंगे कि जनता ने आपको यहाँ से चुना और विधायक हैं आप, और ये भरोसा आप जनता को लौटा भी रहे होंगे विकास के काम करके। राजकुमार जी, क्या लगता है कौन कौन से ऐसे काम आपने यहाँ पर किए हैं पौड़ी में या इस गढ़वाल के पूरे मंडल में, जो आपका विधानसभा का क्षेत्र है, जो वाकई में लोगों के लिए हुए हैं, जिससे लोगों को विकास वाकई महसूस हो रहा है? जी, इस विषय के तहत मैं कहना चाहूंगा कि मैं वास्तव में अभी तो मैं पहली बार का विधायक बना हूं। और
पहली बार में आप जानते हैं कि शुरुआत में सीखने में ज्यादा समय लगता है कि किस तरह से क्षेत्र में काम होने क्या होता है। सोचा क्या है? लेकिन मैं जिलाध्यक्ष भी रहा, इससे पूर्व में 2012 से और 14 तक मैं जिलाध्यक्ष रहा, तो मुझे क्षेत्र की पूरी जानकारी थी, तो मुझे दिक्कत नहीं होती कि आज कौन क्षेत्र में कौन सी समस्या है, और पूरा मैं क्षेत्र में लोगों के साथ हमेशा बना हूं, और मैं क्षेत्र की प्रत्येक समस्या से आज मैं कह सकता हूं कि मैं जानता हूं कि फलानी जगह इस चीज की दिक्कत है। तो मेरी विधानसभा के अंतर्गत की बात करूं तो 3 विकास खंड मेरे विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, कोट, कलसीखाल और पौड़ी, ग्रामीण और नगर मिला के 4 हमारे मंडल हैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। तो जहां भी मैं छोटे और बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हो जाता हूं, वहां की समस्याएं भी पता लगती हैं, वहां उसका निराकरण कैसे होना है, मैं उसको निपटाने के लिए यथाशीघ्र प्रयास करता हूं। अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं को समाधान जल्दी से जल्दी कराकर मैं करता रहता हूं। यहाँ तक कि जो विकास है, विधायक के पास अधिक क्या होता है, केवल हम आग्रह करते हैं मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, इसकी सारी समस्याएं ये हमारे उसमें आती हैं, और इनको हम लगातार सरकार से मतलब काम लगातार समाधान हो रहा कर है। रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार जी, लगातार जी, काम जी, कर रही जी। है। दीप्ति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मातृशक्ति हैं आप, और मातृशक्ति को प्रणाम इस उत्तराखंड में सरकार भी कर रही है, और लगातार मातृशक्ति के लिए तमाम योजनाएं भी चल रही हैं। तो पहले तो आप उनको किस नजरिए से देख रही हैं वो बताइए। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से पौड़ी को लेकर के, गढ़वाल मंडल जिस तरीके से पूरे इसको लेकर के सरकार की जो प्लानिंग है विकास करने की, रूपरेखा की, वो किस तरीके की प्लानिंग है? देखिए, पौड़ी जो है, जैसे आपने कहा कि हमारी जो यात्रा है उसका द्वार भी है, और देवभूमि तो है ही, लेकिन देवभूमि के साथ साथ ये सैन्य भूमि भी है। जैसा कि अभी पौड़ी जी ने कहा भी कि इतने अनेकों हमारे सैन्य जो अध्यक्ष रहे हैं, सीडीएस हैं, रॉ चीफ हैं, आज अजीत डोवल हैं हमारे, ये सब है, तो ये सभी लोग पौड़ी के रहने वाले हैं। तो सैन्य भूमि भी है। हर घर से, हर गांव से आपको, हर परिवार से, हर गांव में कई परिवारों में आपको मिलता है कि एक व्यक्ति जो है आपको फौज में मिलेगा यहाँ का। तो ये बहुत एक गर्व की बात है पौड़ी के लिए। और जहां तक कि पौड़ी के डेवलपमेंट की बात है, तो पौड़ी की एक समस्या बहुत है, जो कि मुझे लगता है इस सरकार ने उसको दूर करने की बहुत कोशिश की है। इससे पहले भी हमारी थी, अब दूसरी हमारी डबल इंजन की दूसरी सरकार है, तो वो भी उस लगातार उस कोशिश में है, और वो है यहाँ से पलायन रोकने की कोशिश। क्योंकि पौड़ी में, क्योंकि जो यात्रा का द्वार तो ये है, क्योंकि लेकिन जो बाकी जो पौड़ी है वो यात्रा रूट में नहीं आता है, तो इसलिए यात्रा रूट में ना आने के कारण वहां पे कोई बहुत ज्यादा व्यवसायी उस तरीके के होटल इंडस्ट्री और ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन उसके अलावा वहां क्या हो सकता है, उसके लिए वहां पर काम हो रहा है। कैसे वहां पर आज आप देखेंगे कि दूर का क्षेत्र है, नैनी डांडा, धुमाकोट का क्षेत्र है, लेंसडाउन विधानसभा का, तो वहां देखेंगे कि वहां पटोटिया एक पूरा नर्सरी खोली गई है, और सेब का बगीचे, आज वहां सेब के बागान हैं, और सेब की बागवानी वहां शुरू की गई है और हो रही है। ऐसे होम स्टेज बहुत सारे वहां पर खोले गए हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजें जिससे कि हमारा पलायन रुके, और हमारा युवा, हमारे जो लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको कैसे हम सशक्त करें, उसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आपको पता ही है कि हम लगातार कहते हैं कि सरकार, धामी जी की सरकार, उससे पहले भी सरकार, आपने धामी जी की सरकार, उससे पहले की सरकार, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, भारतीय जनता क्योंकि पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, लेकिन सबसे बड़ी बात हेमवती नंदन बहुगुणा एक नाम, उसके बाद बीसी खंडूरी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, एक लंबी फेरिस्ट इसी क्षेत्र से रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकली तो हम देखते रहे कि भागीदारी मिलती रही, पॉलिटिकली तो जमावड़ा इस क्षेत्र से लोगों का लगता रहा, लेकिन क्या विकास की दृष्टि से या पौड़ी में डेवलपमेंट के सिनेरियो के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, इन तमाम चीजों में वो ग्रोथ मिल पाई जो पॉलिटिकली ग्रोथ मिली?
बिल्कुल मिली। मैं आपको कहूंगी कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी वहां पर आप देखेंगे कि तो वहां सीसीयू खुला है। अभी मुख्यमंत्री जी की घोषणा है और यहीं श्रीनगर जो विधानसभा है वहीं से हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उच्च शिक्षा और कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हैं। तो वहां पर सीसीयू यूनिट यहाँ होना, आप देखिए कि कैसे एक केयर यूनिट यहाँ पर होना एक बहुत बड़ी बात है। 50 बेड का ये एक सिस्टम यहाँ डेवलप होना कि लोगों को देहरादून जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोटद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको यहीं पर उनकी व्यवस्था है। यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मैं आपसे कहूंगी कि किडनी के बहुत सारे केसेस इस क्षेत्र में आते हैं, पथरी के बहुत केसेस आते हैं, किडनी के केसेस आते हैं। तो उसके लिए डायलिसिस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। आज हमारे जो जिला मुख्यालय है, आज हमारे यहाँ जो श्रीनगर में है, वहां आप डायलिसिस करा सकते हैं। तो हमारे लोगों के लिए आप यहाँ शिक्षा का स्तर देखेंगे तो बहुत ऊंचा हुआ है। बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स और सरकारी स्कूल और उसके अलावा सरकारी कॉलेजेस, सरकारी ऐसे कॉलेजेस जो कि मैं कहूंगी कि सिर्फ आपको बेसिक शिक्षा नहीं देते हैं और प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वो भी यहाँ पर खुले हैं। तो ऐसे बहुत सारी इस प्रकार की बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ हुई है। हाँ, ज्यादा टूरिज्म आप थोड़ा कम देख सकते हैं यहाँ अगर आप पूरे जिले को देखें, क्योंकि उसका कारण मैंने आपको बताया, वो पूरा आपको रूट में मिलेगा। लेकिन उसके अलावा बहुत सारा विकास का काम यहाँ पे सरकार ने किया है। कहा जाता है कि पुष्कर धामी की सरकार ने और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, दोनों डबल इंजन की सरकारों ने मिलकर उत्तराखंड के विकास में जो मील का पत्थर साबित किया है, उसने वाकई में उत्तराखंड और गढ़वाल मंडल के लोगों के चेहरों पर मुस्कान वापस की है। तो उसमें कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? उसमें सबसे बड़ा कदम है रेल का आना। जो हमारा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग का जो पूरा रेल लाइन है आप देख रहे हैं, वो लगभग कंप्लीट हो गया है और उसका एक स्टेशन यहाँ भी है। और कैसे वो किस प्रकार से, अगर वो रेल जैसे ही शुरू होगी तो आप समझ सकते हैं कि आर्थिकी किस प्रकार से यहाँ लोगों की बढ़ने वाली है, कैसे यहाँ की संस्कृति और दूसरी जगह भी जाने वाली है, कैसे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है। तो ये तो हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी ऑल वेदर रोड्स को हम देख रहे हैं, हमारे यात्रा के रूट है, हमारा टूरिज्म है, लगातार इन रोड्स के कारण और बड़ा है और दुगना नहीं, मैं कहूँगी कई गुना उसमें वृद्धि हुई है। और वो केवल इसीलिए हो पाई क्योंकि एक दूरदर्शी सोच, और प्रधानमंत्री जी जो हमेशा कहते हैं कि ये जो तीसरा दशक है हमारी वो हमारा इसी का रहने वाला है, वो उत्तराखंड का रहेगा। 20वीं-21वीं सदी का जो तीसरा दशक है, उन्होंने कहा था केदारनाथ की धरती से और माँ धारी देवी की धरती पर हम बैठे हैं। तो मैं कहूंगी कि यहाँ से भी हम यही कहेंगे कि यहाँ पे जो अगला जो दशक है वो सचमुच भारत में जो है वो उत्तराखंड का आने वाला है। और यहाँ पर पूरी जो केंद्र सरकार है उसका बहुत एक प्रिय जगह है, मैं कहूंगी मोदी जी की एक पसंदीदा जगह उत्तराखंड है। उसका फायदा हम लोगों को बहुत मिलता है, चाहे वो किसी भी योजना। माँ धारी देवी का आपने जिक्र किया, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे प्रसिद्ध धाम मंदिर भी है। उनके लिए दो लाइन कौन कौन सी आप दीप्ति रावत जी गुनगुनाएं, क्योंकि पहाड़ की जड़ें आप महसूस कर चुकी हैं यहाँ पर और पौड़ी में आप यहाँ मौजूद हैं। तो आप दो कोई ऐसी लाइन जो, क्योंकि आप भाजपा की प्रवक्ता हैं लेकिन दिल आपका तो यहाँ भी पहाड़ में ही बसता है, तो दो लाइन कोई सी। देखिए, मैं अब गीत संगीत वाले बिल्कुल सामने बैठे हैं नहीं, हमारे अमित जी, दो बहुत लाइन, अच्छा वो सिर्फ दो लाइन पहाड़ के लोगों के लिए। मैं तो माँ धारी देवी की, माँ धारी देवी की मैं तो यही कह सकती हूँ कि माँ धारी देवी की जो कृपा है, उनकी जो शक्ति है, वो इस पूरे क्षेत्र के लिए बनी रहनी चाहिए। हम सब पर माँ धारी देवी का आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए और उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र का विकास होता है, इस पूरे क्षेत्र के लोग खुशहाली से रहते हैं। वही आशीर्वाद उनका हम सब पर बना रहना चाहिए। राजकुमार जी, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विधायक हैं आप, क्योंकि जाहिर तौर पर इन चीजों से आपका रोजाना वास्ता पड़ता होगा, तो क्या लगता है आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे सरकार जो कदम उठा रही है उसमें कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? अभी कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार के स्तर पे, मुख्यमंत्री के स्तर पर हो रही है? और जब आपकी मुख्यमंत्री से बातचीत होती होगी, क्योंकि विधायक हैं आप, सदन में जाते होंगे, तो मुख्यमंत्री इस पूरे क्षेत्र के बारे में आपसे बातचीत करते होंगे, क्या पूछते हैं, क्या निर्देश देते हैं? जी, जब भी आप और हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो अभी दीदी जी ने कहा, और वास्तव में हमारा जो श्रीनगर क्षेत्र है ये तो शिक्षा का हब माना जाता है।
देहरादून के बाद अगर है तो श्रीनगर का नंबर आता है। और यहाँ पर शिक्षा का भी हमारे उत्तराखंड में जो परसेंटेज है वो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगा पूरे भारत में। तो शिक्षित होना अलग विषय है। और जब भी शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े ऐतिहासिक कदम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं। नकल विरोधी कानून लिया गया है ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो अपनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके साथ उसके बाद धोखा होता है। तो ये धोखा रोकने के लिए जो कानून बनाया गया है, बहुत मजबूत कानून बनाया गया है कि जो नकल विरोधी कानून है, परीक्षाओं में बड़ी मेहनत के साथ बच्चे निकलते हैं और उसके बाद जो है जो बाहर के लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, हमारे उत्तराखंड के बच्चे छूट जाते हैं। तो इसलिए उत्तराखंड में जो है ये नकल विरोधी कानून बहुत सशक्त कानून बना है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो यूसीसी का बिल लाए हैं, ये आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड पहला प्रदेश है। इसमें बड़ी भूमिका है हमारे मुख्यमंत्री जी के कामों में कि पहली बार और पहला प्रदेश जिसमें कि महिलाओं के आरक्षण की बात की जाती है और उनको मान सम्मान देने के लिए 33% आरक्षण भी जो शुरू हुआ पहली बार उत्तराखंड में किया गया, उसके बाद अन्य प्रदेशों में लागू हुआ। तो अलग अलग तरह के काम हमारे सरकार के द्वारा, आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। और जब भी हम चर्चा करते हैं तो यही विषय आते हैं कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। अब श्रीनगर में तो बहुत अच्छा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ पर दूसरा जो संयुक्त अस्पताल जिले का उप जिला अस्पताल के नाम से चल रहा है, सारी सुविधाएं इसमें हैं। तो कहीं भी आज कुमार जी, लेकिन सब दूरस्थ ये सारी चीजें होने के बाद भी आपको लगता है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है? जी, जैसे अब जो पलायन हो चुका है और उसको रोकना, अब खाली गांवों को रोकना असंभव काम है। लोग चले गए, उसके बाद हम पलायन की बात करते हैं कि पलायन रोकना है। उन गांवों को पलायन रोकना जरूरी है जिन गांवों में लोग रुके हुए हैं। उनकी सुख सुविधा का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा। उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं, उनके लिए शिक्षा की सुविधाएं, जब उन गांवों का रोकेंगे तभी पलायन रुकेगा। नहीं तो जिस गांव जो खाली गांव हो गए हैं, अब एक पॉलिसी ऐसी बनी है कि प्राथमिकता उन गांवों को दे रहे हैं, उन गांवों में व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है जहां पर जो है खाली गांव हो गए, माने पलायन ज्यादा हो गया है। लेकिन जहां कम पलायन हुआ, मैं समझता हूं कि पहले उनको रोकना चाहिए। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही दीप्ति जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, आर्थिकी की बात होती है, तो पहाड़ में आय के साधन को बढ़ाने की बात आती है। आपको लगता है कि इस दिशा में सरकार जो काम कर रही है, इन्वेस्टर्स समिट पिछले वक्त में हुआ, तमाम और चीजें, पहाड़ में जो व्यंजन है इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो उत्पाद हैं यहाँ के वो देश दुनिया में लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस दिशा में सरकार क्या प्रयोग कर रही है? सरकार इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रही है। जब हम बात करते हैं, और सिर्फ हमारी सरकार तो कर ही रही है प्रदेश की, पुष्कर धामी जी तो इसकी बात करते ही हैं कि अपने कैसे लोकल फॉर वोकल की हम बात करें, हम उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स को कैसे हम ग्लोबल बनाएं, उन लोकल प्रोडक्ट्स को। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब हम बात करते हैं श्री अन्न की और वो बात करते हैं मिलेट्स की, तो उत्तराखंड का जो खाना है, खान पान है, वो मिलेट्स है, वो बार्ले है, वो मैं कहूंगी कि रागी है, वो हमारे जो मंडवा है, झंगोरा है, वो सारा सुपर फूड है, उसी को हम सुपर फूड कहते हैं। तो ये ऐसा है जिसको कि आप कहीं भी, आप देश विदेश में आज जा रहा है, आज इंपोर्ट हो रहा है, वो आज एक्सपोर्ट हम यहाँ से उसको कर पा रहे हैं। और तो यही चीजें हैं। और बहुत सारे आज पूरे देश में लोग सजग हैं, लोगों को पता लग गया है कि किस प्रकार का खान पान आज उन्हें रखना चाहिए। पहले फास्ट फूड बहुत ज्यादा लोग ले रहे थे, लेकिन आज भी बच्चे जरूर लेते हैं, लेकिन आज कुछ लोगों में जरूर अवेयरनेस आई है कि अब हमें फास्ट फूड नहीं, अब हमें जो हमारा इंडिजीनियस खाना है, जो हमारा भारतीय, जो हमारे पास यहाँ के जो मिलेट्स हैं, यहाँ का जो खान पान है, हमारा जो बॉडी है वो वही टाइप का है, तो हमें वो लेना जरूरी है। तो सरकार इस दिशा में काम कर रही है? सरकार इस दिशा में पूरा काम कर रही है। मैंने कहा कि जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है और जिस तरह से हमारे कार्यक्रम होते हैं, जिस तरह से हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और हमारी जो फार्मर्स FPOs हैं, वो जो बनाए हैं, जो फार्मर्स प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप इन्हीं प्रोडक्ट्स को ज्यादा आप ग्रो करिए। अब शीतकालीन यात्रा भी शुरू होने जा रही है आपकी?
तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसका फीवर, एक माहौल इसका लोगों में जाएगा। और अब तक तो लोग जानते थे कि शीतकालीन जो होता है वो शीतकालीन पहाड़ में, मतलब ये है कि अब शीतकालीन आने वाला है, मतलब कि अब पहाड़ में जाने का नहीं है। अब शीतकालीन यात्रा के जरिए क्रेज पैदा करने की सरकार कोशिश कर रही है। ये पहाड़ में लोग हमेशा आना चाहते हैं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो हमारा यात्रा का सीजन हो। और सर्दी में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बर्फ देखनी है, और अगर किसी को धूप लेनी है, किसी को विटामिन डी लेना है, मुझे लगता है तो उसको भी पहाड़ में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप बाकी महानगरों में नीचे चले जाएं तो आपको धूप के दर्शन भी नहीं होने वाले हैं। तो अगर आपको विटामिन डी भी लेना है, मैं तो कहूंगी जो सुन रहे हैं उनको भी पहाड़ आना चाहिए। यहाँ यात्रा के लिए भी पहाड़ आना चाहिए। यहाँ औली और बहुत सारे हमारे ऐसे ट्रैक हैं जो कि केवल विंटर ट्रैक्स हैं। और हमारा केदार कांठा ट्रैक है, हमारे औली का जो है, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो कि विंटर में एक्सप्लोर किए जाते हैं। तो उन चीजों को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। और हमारा जो अब टूरिज्म था जो केवल 6 महीने चलता था, और 6 महीने ऐसा लगता था कि उनकी छुट्टी है, अभी वो खाली हैं, और होटल्स हमारे बंद हो जाते थे, लगभग आधे ही साल चलते हैं। लेकिन अब समय ये है कि इस वक्त अगर ये हम जो सरकार हम इसको कर पाए, और हम एज अ, मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार का काम नहीं है, ये हर व्यक्ति का काम है, हर उत्तराखंडी का काम है कि इस बात को लोगों तक ले जाने का, अपने सोशल मीडिया पे इस चीज को डालने का कि वो आए और लोग यहाँ पर आ सकें, और वो सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये जब लोगों को पता लगेगा तो वो यहाँ जरूर आएंगे। मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे पहाड़ के बेटे, पहाड़ की बेटियां देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। कहीं फिल्म इंडस्ट्री में बात हो, या फिर अगर कहीं अलग अलग सेक्टर्स में बात हो। आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने जिस तरीके से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, एक मंच प्रदान किया है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में बात हो, चाहे बिजनेस एसोसिएट्स के तौर पे हो, तमाम जो चीजें हैं वो युवाओं के लिए एक बड़े फायदे का सौदा बन रही हैं? हमारे युवा सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं, अलग अलग अन्य प्रदेशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपने अगर जो कार्यक्रम कुछ समय पहले सुना होगा, मुख्यमंत्री जी के घर पे भी हुआ, उनका भोजन हुआ और पूरा समिट हुआ जिसमें कि प्रवासी उत्तराखंडियों को यहाँ बुलाया गया। और वो उन्होंने कहा, उनमें से एक व्यक्ति ने, कि हमें प्रवासी ना कहा जाए क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां भी हमें प्रवासी कहते हैं, और आप भी यहाँ पर हमको प्रवासी कहते हैं, तो हम तो उत्तराखंडी है, इसलिए हमें आप प्रवासी ना बोलिए। तो लेकिन उस कार्यक्रम में ऐसे उत्तराखंड के लोग आए थे जो अपने अपने प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बहुत सारे उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ लोगों के होटल इंडस्ट्री है, अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे अलग काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपने जैसे कहा कि बहुत सारे आपको दिखते हैं, राइजिंग स्टार्स भी हैं यहाँ पर, बॉलीवुड और बाकी जगह भी आज उत्तराखंड के लोग हैं। तो ऐसे सब लोगों को उस दिन बुलाया भी गया और एक कम्युनिटी डेवलप करने की मतलब मुख्यमंत्री जी की तरफ मैं से कोशिश सुनता आ की रहा था बहुत छोटे समय से, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, ये कहा जाता था कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती, ऐसा लोग कहते हैं। अब ये बात पूरी तरह से गलत साबित कही जाएगी, या फिर इस दिशा में अब धीरे धीरे जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये कहा जाए कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी अब सिर्फ पहाड़ के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी मैं कहूंगी कि पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरे देश के लिए ऐसा नहीं है कि, लेकिन पहाड़ में उनकी बहुत जरूरत है और पहाड़ में वो जितना रह सके रहें। लेकिन जो लोग बाहर भी हैं, कोशिश ये है हम लोगों की कि सरकार के जरिए, और मुख्यमंत्री जी ने ये कोशिश करी ये ऐसा कार्यक्रम करके कि जो लोग बाहर भी काम कर रहे हैं वो भी प्रदेश के लिए कुछ कर पाए। वो यहाँ के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यहाँ के लिए क्या अच्छा सोच सकते हैं, और यहाँ शायद कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई सोशल वर्क का काम कर सकते हैं, कुछ CSR कर सकते हैं, किसी गांव को गोद ले सकते हैं। इस तरीके की सारी चीजें उनसे डिस्कस हुई, क्योंकि हर व्यक्ति अपने गांव से, अपने घर से, दिल से जुड़ा होता है। तो वो रह कहीं भी रहा हो लेकिन उसका दिल अपने गांव में जरूर होता है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसका आयोजन किया, और उसमें उन लोगों ने कहा कि जहां जहां उनके गांव है वहां वो किसी स्कूल को वो वहां पे
अडॉप्ट करेंगे, उस स्कूल में वो आईटी से जुड़ी चीजें करेंगे, आईटी का वहां पे ट्रेनिंग देंगे। कुछ लोगों ने कहा वो किताबें देंगे। इस तरह की बहुत सारी कमिटमेंट्स उनसे हुई और बहुत ही मतलब ये वॉलंटरी थी, किसी के लिए किसी को कोई जबरदस्ती नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगता है ये अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा है कि जो भी यहाँ की हमारी जो पहाड़ की जवानी, पहाड़ के लोग जो बाहर हैं, वो अपने प्रदेश में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। ये हम लोग चाहते दीप्ति हैं। रावत जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सीएम के प्रयास, ये प्रयास तो हमारा भी है, और जिस प्रयास को लेकर के हम पहाड़ के लोगों के बीच में हैं, मुख्यमंत्री या तमाम जो और भी लोग उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार देश दुनिया में उस चीज को रहते हैं, राइजिंग पौड़ी अपने आप में एक मील का पत्थर आने वाले वक्त में साबित होगा। आपको क्या लगता है, और मुख्यमंत्री तक आप जरूर इसको पहुंचाएंगी? मुझे लगता है राइजिंग पौड़ी बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें पौड़ी के इतने लोग बाहर हैं, इतने लोग आसपास रहते हैं, और मैं कहूंगी कि पलायन हम किसको कहते हैं? जो गांव से अपने बाजार में आ गया वो भी तो पलायन हुआ, जो बाजार से और किसी छोटे और शहर में आ गया वो भी हुआ, फिर आगे देहरादून चला गया। पलायन किसको कहते हैं? कोई प्रदेश में गया। तो ये तो एक प्रोसेस है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आगे चलते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन आपका जो प्रयास है पौड़ी के विषय में, पौड़ी की जो इश्यूज हैं वो हम सबके बीच में आए, हम सबके सामने आए, वो बहुत अच्छा प्रयास है। इसको और मुझे लगता है और आप जरूर करते रहिएगा, और ये प्रयास जो है हमारे प्रदेश तक जाएगा, हमारे मुख्यमंत्री जी तक जरूर जाएगा, और उनको भी पता लगेगा, और उनको जानकारी अपने सोर्सेज से जरूर पता लगती है संगठन और सरकार के द्वारा, लेकिन आपके जरिए जो पता लगी है, मुझे लगता है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। राजकुमार जी, आप क्या देखते हैं? राइजिंग पौड़ी आपका क्षेत्र है, ये अगर राइज करेगा जी तो राजकुमार जी का भी जीवन राइज करेगा। जी। और राजकुमार जी पहली बार हैं, इसके बाद जनता का जी, भरोसा, अगर आप जनता का दिल जीतने रहे तो गढ़वाल का दिल पौड़ी है, लेकिन जी। जनता के दिल में जगह बनाने में राजकुमार जी हमेशा कामयाब रहेंगे। मैं तो चाहूंगा कि माँ धारी देवी की कृपा आप पे बनी रहे, आपके चैनल पे बनी रहे, और उसके बाद हम पे बनी रहे, क्योंकि ये चेन बनी रहेगी तो मजबूत बनेगी, और आपका साथ और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और दिनों दिन जो है आपका चैनल उन्नति करता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपने इस विषय पर पौड़ी को उठाने का जो बेड़ा उठाया है, निश्चित रूप से भविष्य में इसका लाभ मिलेगा। आपको लगता है कि कुछ ऐसे दूरस्थ स्थान होते हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता, जी। बहुत कठिनाइयां होती हैं, गाड़ियां भी, आज से कई साल पहले आपने तो वो दौर भी देखा होगा जब आपका युवा पीरियड रहा होगा कि यहाँ तक गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती थी। अब यहाँ पर आकर के इतना पूरा बड़ा सेटअप लगा करके, और राइजिंग पौड़ी में हम सिर्फ पौड़ी की बात कर रहे हैं, समूचे उत्तराखंड की सब बात करते हैं, लेकिन हम सिर्फ पौड़ी की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये अपने आप में एक अलग और अनूठा प्रयास है? जी, इसीलिए आपके लिए जो है स्पेशल से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल पौड़ी के लिए कार्यक्रम रखा गया है, तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य भी बनता है कि आपका चैनल अच्छा चले, आपका चैनल में जो है दिन दुनी रात चौगुनी बरकत होती रहे, तो निश्चित रूप से पौड़ी का भविष्य दीप्ति जी, अच्छा मैं आखिरी होगा। सवाल, और उसके बाद फिर इस सेशन को वाइंड अप, फिर आखिरी दौर में सेशन के जाएंगे। लगता है जब बात विकास की हो रही हो, लोगों से जुड़ा बात हो रही हो, आम आदमी से जुड़ी बात हो रही हो, मातृशक्ति की बात हो रही हो, तो फिर सियासत गरमा करके, माहौल गरमा करके लोगों का हक छीनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रतिनिधि हूँ, और मैं आपसे ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि केवल काम करती है, केवल चुनाव में काम नहीं करती है। वो 5 साल, पूरे 5 साल, अगले चुनाव से नेक्स्ट चुनाव तक मैं कहूंगी, वो लगातार लोगों के बीच में रहती है, और वो सेवा कैसे कर सकते हैं, लोगों की सहायता कैसे कर सकते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, उसके साथ राजनीति करती है, उसके साथ लोगों को अपने से जोड़ती है और उनको वोटर्स में तब्दील करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मेन काम है, और जो कि प्रधानमंत्री ने सेवा ही संगठन किस प्रकार से होता है, उससे पहले भी हम अंत्योदय की बात करते थे, लेकिन उन्होंने और बड़े लेवल पे ये कैसे होता है, आज प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखाया है, और वो सब इसीलिए प्रधानमंत्री जी का खास जुड़ाव इस पूरी देवभूमि और इस पूरी
सैन्य भूमि के साथ अक्सर देखने को मिलता है और इसके आप भली भांति परिचित भी हैं। राजकुमार जी आपका, दीप्ति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इस सेशन में बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए आप यहाँ पर आए, कीमती वक्त आपने निकाला और राइजिंग पौड़ी इसी तरह से आपके क्षेत्र को राइज कराता रहे और राजकुमार जी आपके चेहरे की मुस्कान जी। इसी तरह से मां बनी धारी रहे। देवी बरकरार रखें, बनी रहे। ये बहुत हम लोगों धन्यवाद। की भी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसे ही प्रयास करते रहिए जी। राइजिंग स्टार के जरिए। मैं कहूँगी। तो राइजिंग पौड़ी में यहाँ पर दीप्ति रावत जी ने और राजकुमार जी ने तमाम बातों को यहाँ पर आपके सामने रखा है।